जय हिंद। इससे पहले क्लास में हम आपको आर्टिकल 403, 448, केवल 48 में है कृषि एवं पशुपालन। क्या है? कृषि पशुपालन, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। दुधारू पशु की हत्या पे क्या करना है? हत्या पर प्रतिबंध या रोक लगाना है। इसमें स्पेसिफिक कोई जानवर नहीं है, बल्कि सभी जानवरों के ऊपर है। समझ में आ गया? दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। 48 में कृषि पशुपालन, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। कोई भी सरकार चाहे कर सकती है, नीति नहीं दे सकता तो है। नहीं समझे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। बिहार तो अपने आप में एक स्टेट है ही है, कोई भी लागू कर सकता है इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। जैसे शाकाहारी होते हैं ना, शाकाहारी से भी एक कदम आगे एक निकला है, वीगन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? वीगन। उसका कहना है कि दूध उसके बछड़े के लिए। समझ में आ गया? जैसे लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चे को गाय का दूध देना चाहिए कि भैंस का। किसका? हाँ, छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी उसकी माँ का दूध देना है। समझे? भैंस का थोड़े छोटे बच्चे के लिए सबसे जरूरी हो। अब बचपन में भैंस का दूध पिलाए, भैंस से बहुत हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो वीगन जो होते हैं लोग, उनका कहना है कि हम जानवर से बने हुए कोई चीज का प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। मतलब वो मिल्क या मिल्क से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं। शाकाहारी तो होते ही हैं, प्लस शाकाहारी के अलावे वीगन जो होते हैं शाकाहारियों से 4 कदम आगे होता है। उस शाकाहारियों को कहता है तेकुली बहुक है। नहीं समझा? ऐसे शाकाहारी दूसरे को कैसे समझाते रहता है? ऐसे नरक में जाएगा तुम। नहीं समझ में गया? हाँ, ऐसे तो उन लोग का क्या है कि वो ना दूध का इस्तेमाल करेंगे, दूध से बनने वाला पनीर, घी, बटर, ये सब कुछ भी नहीं। वो लोग नहीं। आप में कितने वीगन हैं? तुम हाथ उठाते तो देख के लग रहा है तू वीगन है यहाँ। हाँ, भाकुर है नऊ। हाँ? जितना बड़ा उसका मुंह है उतना 2 आदमी का मुंह हो जाता है। हाथ उठाएगा वीगन है। लड़की लोग में कोई एक को नहीं है। ले, शायद तुम दिखने से भी लग रही हो। तो वीगन में मतलब क्या ना कि घी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। पनीर, हाँ तो ये वीगन में है। हाँ, तो तुम ऐसे काहे हो गई? नहीं, वीगन बहुत हेल्दी होते हैं लोग, बहुत सही होते हैं। आई अनुष्का शर्मा वीगन बना दी विराट कोहली को, और उसका लंदन लेके चल गई। वीगन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो कृषि, उनका कहना है कि अगर लोग वीगन हो जाएंगे तो जानवर को मारेंगे ही नहीं। तो मतलब इसलिए कि मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं। तो उनका अलग कंसेप्ट है। वीगन बहुत लेकिन कम है, संख्या में बहुत ही कम है। न्यूट्रिशन कैसे पूरा करेंगे लोग? यही सब चीजें हो जाएगा। तुमको कौन सी मैंने हिमालय तूरना है क्या? इतना न्यूट्रिशन का के काज नहीं करेगा कुछ। अब 48 का बाद में जोड़ा गया। देखो, जैसे इसमें कृषि था ना, तो इसमें इसमें दिया गया पर्यावरण। क्या दिया गया? पर्यावरण। पर्यावरण, वन, पर्यावरण। ठीक तो था जी? ठीक तो था जी? क्या ई का लोकेशन गलत हो गया है?
पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। इसी पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे चल के बना दिया गया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वो पर्यावरण का ध्यान रखती है। अभी दिल्ली मुंबई में जाके देखेंगे तो ग्रेप फोर्ट लगा देगा, ग्रेप फोर्ट लगा देगा तो घर द्वार कुछ नहीं बना सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्रेप 3 में थोड़ा बहुत छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ग्रेप 4 लगा दिया कुछ नहीं कर सकते, वो ईंटा नहीं जोड़ने देगा। नहीं समझ में आ गया? तो अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग जगह पे लगा के यूज करता हो, किसी को दिक्कत? तो पर्यावरण की रक्षा करना है, वन्य की भी रक्षा करना है, जंगल की भी क्या करना है? रक्षा करना है। और वन्य जीवों की भी क्या करना है? रक्षा का। वन्य जीवों की रक्षा के लिए हाथी प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, चीता प्रोजेक्ट, ये सब है। तो हमारे यहाँ वन्य जीवों के साथ उतना खतरा नहीं है। हमारे लिए खतरा क्या है? हमारे यहाँ वन्य का ही खतरा है। जंगले काट के खत्म कर देता है, सब जंगल काट कूट के खत्म कर देगा। और पर्यावरण के लिए तो हमारे यहाँ मायने ही नहीं रखता है, और कोई पर्यावरण वगैरह नहीं। अमेरिका ससुरा बम मारे तो कोई पर्यावरण लॉस नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है तो पर्यावरण लॉस नहीं हो रहा है, इतना हवाई जहाज चल रहे हैं सब तो पर्यावरण लॉस नहीं हो रहा है दुनिया भर का। अब जैसे कोई दिल्ली से फ्लाइट आती है पटना, तो 1.5 घंटे में आ जाती है, 1.5 घंटा में 8000 लीटर फ्यूल फूक देती है। 8000 लीटर। आपके घर में जो टंकी रखा हुआ है छत पे 1000 लीटर का है, वैसा 8000 लीटर, वैसे ना 8 गो टंकी रखल है फ्यूल का, फूंक दिया वो। कोई पर्यावरण लॉस नहीं है, क्योंकि इनको फायदा है। और दिवाली का एगो मिर्चैया बम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, एवरी तो हम पूरा स्टैंड स्टैंड बनीले एकदम, यहाँ पे एकदम पूरा एकदम सब तापमंडल छेद दे पूरा। नहीं समझ आ गया? पूरा समताप मंडल छेद छाद दे एकदम, रक्त वर्षा होने लगे, पूरा पर्यावरण का इधर उधर कर दे आदमी यहाँ पे। नहीं समझा गया? तो इस सब की रक्षा करना किसका काम है? सरकार का काम है। पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। अब देखते हैं 39, 48 समझ में आ गया? 49, एक कम 50। चलिए देखते हैं हम लोग 49। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के जितने स्मारक हैं। कैसे महत्व के? राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण सरकार का कर्तव्य है। लेकिन अगर सरकार संरक्षण नहीं करेगी, नहीं बचाएगी, तो आप कुछ कर पाएंगे? जैसे भारत को सबसे पहले जीटी रोड देने वाला शेरशाह। आज भी हिंदुस्तान में जमीन की जो लेखे खरीद बिक्री होती है वो शेरशाह सूरी के बनाए हुए नियम के हिसाब से, पट्टा और कबूलियत के हिसाब से होता है, मोटेशन होता है। आज भी जो डाक का जो सुचारू व्यवस्था है वो शेरशाह सूरी। हम जो रुपया यूज करते हैं वो शेरशाह सूरी। किसका यूज करते हैं? शेरशाह सूरी। रुपया का किसने चालू किया था? शेरशाह सूरी। लेकिन बिहार सरकार शेरशाह सूरी का मकबरा को ढहते हुए छोड़ दिया। जो काई जम गया उसके मकबरा में, सासाराम में। आप में से जितने बच्चे सासाराम के होंगे, कितने लोग शेरशाह सूरी का मकबरा देखे हो? एकदम पानी हरियर हो गया कि नहीं, कचरा काई जम के। हाँ, सोचिए, जिस देश की मुद्रा हम यूज कर रहे हैं शेरशाह सूरी के, मतलब पता नहीं इतिहास में लोगों को हम गौर किए हैं कि बिहारी राजाओं से दुश्मनी है। ना उसको अशोक का सम्मान करते देखोगे, ना चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेते हुए देखोगे, ना तुम उसे शेरशाह सूरी का नाम लेते देखोगे, इस नहीं। और कोनो 5 जिला का राजा है ना, तू शान से कहता हम 5 जिला। सोचा तुम चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आते थे। हम लोग शुरू होते थे म्यांमार से जाते थे अफगानिस्तान तक, इस सब जना लेके आए थे। बाबर झाबर को हम लोग अपने यहाँ पानी पिलाने के लिए रखते थे। नहीं समझ में आ गया? लेकिन शेरशाह सूरी अजब हाल है भाई, उसने रुपया दिया है, रुपया। आज उसी को हम लोग यूज करते हैं। नहीं समझे? नेता से ओकरो नाम बदल दे सब। नहीं समझ में आ गया? रुपया का नाम चेंज कर देना चाहिए, डॉलर कर देना चाहिए। विकास हमसे ज्यादा किसी का होगा ही नहीं। नहीं समझ आ गया? बिहार का नाम बर्लिन, समस्तीपुर सिंगापुर, मोतिहारी मैनहट्टन, लखीसराय लंदन,
पटना, पीटर्सबर्ग, हाँ हाँ, जमुई को जापान। चलो सुनो ध्यान से, अगर संरक्षा नहीं करेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में है। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार सरकार, शेर सासुरी का मकबरा में काई जम गया, अंदर कीटाणु पल रहे सब, अगर कोई उसके तालाब में उतर गया ना तो पक्का हो गया कोनो न कोनो बीमारी होगा। हरियर रंग का हो गया, काई जम गया, मोटा, कोई देखने उखने वाला नहीं है। जबकि 5 साल के शासन में पूरी दुनिया, या जो लोग आज गरियाते हैं कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया, मुगलों ने भले मराठों पर अत्याचार किया, मुगलों ने वहां देखेंगे तो राजस्थान में हमला किया, उस मुगलों को धूल चटाकर कुत्ता की मौत मारने वाला शेर शाह सूरी था। हुमायूं पानी में घुस के भागा था, उसको कन्नौज तक दौड़ा के मारा था शेर शाह सूरी। उसकी हालत ये हो गई थी कि अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, गर्भवती थी तो छोड़ के गया राजा 20 साल के यहाँ, अब भारत छोड़ने पे विवश कर दिया। उसको केवल इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि वो बिहारी है। समझ में आ गया? जिससे लोग देखते होंगे ना ये मुगल ये किए, मुगल, अरे बिहार में आके वो मुगल को जूता से मारा गया था, पानी में कूद के भागा था, घोड़ा पे से उतर के पैदल भागा है भारत में, बाबरा का लड़का हुमायूं। नहीं समझ में आ गया? लेकिन वो बिहारी कभी सुने हो कि ये कहते हुए कि शेर शाह सूरी में, हाँ नहीं। लेकिन आज भी देखिए राजस्थान वालों, महाराणा प्रताप, अकबर लड़ने भी नहीं आया था, मान सिंह को भेजा था। किसे भेजा था? लेकिन राजस्थानियों को देखो अपना मान सम्मान बचा के रखे, है कि नहीं? कि नहीं हमारे आदर्श महाराणा प्रताप। अब यारी, अरे भाई अकबर से पूछना, अकबर से पूछना जाके कि तुम्हारे बाप को किसने मारा था, शेर शाह सूरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? औरंगजेब से पूछना, तुम्हारे परदादा भागे थे लुंगी उठा के शेर शाह सूरी के डर से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं, बेचारा उसका मर रहा है, उसका वैसे ही के पैसे पड़ल है। हम आज जो रुपया हर घर में यूज कर रहे हैं, किसने दिया था? शेर शाह सूरी। जितने लोग व्यापारी होते थे, थक जाते थे व्यापारी, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सराय बनवाया था रहने के लिए। मुगल सराय, लखीसराय, बेगूसराय, सब सराय किसने बनाया? कौन ध्यान नहीं देगा यहाँ पे? नहीं समझे? जबकि आज किसी से पूछा, बिहारी कहता बिहारी बोझ है, उसे कहोगे फेंक, तब हटा दे, रुपया हटा दे अपने लगे से, हम लोग बोझ है हटा दे। तो पूछेगा अरे बिहार का बनाया था का? तो ये बैल कुली शेर शाह सूरी का मकबरा बनाता, सब क्या क्या काम किया उसको लिखता, और वहां पे पानी साफ कर देता, तालाब सही कर देता, टूरिस्ट आते, वहां के लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार मिलता, अगल बगल में होटल होटल चल जाता। तुम विद्यार्थियों से यहाँ के एरिया का 1 लाख लोगों का घर चलता है, समझे? यहाँ के मकान मालिक बोले तुम लोगों को वैल्यू ना दे, लेकिन उनका दाल रोटी तुम्हारे से चलता है। नहीं समझ में आ गया? लॉकडाउन में खाए को महंग हो गया था लोग। आगे बढ़े तो राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की रक्षा करना है कि नहीं? ताजमहल की संरक्षण करना है कि नहीं? करना है। अब इसके लिए कैसे संरक्षण किया जाए? तो हुआ क्या कि मिलिट्री लगा दे, तो मिलिट्री का काम था एकदम स्ट्रिक्ट, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो कहा ना मिलिट्री नहीं, पुलिस को लगाया। कहा गया अरे भाई साहब ये तो बेच देगा सब, ताजमहल बेच देगा सब। तो कहा गया कि एक ऐसी फोर्स बनाया जाए जो स्ट्रिक्ट भी हो और प्यार से बात भी करे, डिप्लोमेटिकली हैंडल भी कर ले, यानी पुलिस और मिलिट्री के बीच का हो। तो इन्हीं स्मारकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया सेंट्रल CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, CISF बनाया गया। आज देखिए एयरपोर्ट पे CISF, अच्छे से बात करते हैं आपसे, अरे हम आराम से बात करेंगे, लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट होइएगा तो साइड में ले जाएंगे, गलत कीजिएगा तो कहां ले जाएंगे? साइड में। हर एयरपोर्ट पे हॉल नंबर 6 होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहीं से प्रेरित है अपने यहाँ का भी हॉल नंबर 6। आगे बढ़े तो बताइए स्मारकों की रक्षा के लिए कैसे बनाया गया? CISF। ताजमहल की सिक्योरिटी, अजंता एलोरा की गुफा, साउथ इंडिया के जो बड़े मंदिर हैं CISF, राजस्थान में जितने बड़े बड़े किला देखेंगे, किस आर्टिकल में रक्षा करना है? 49। राष्ट्रीय महत्व की जितने भी चीजें उसकी रक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। किसमें लिखा है? 49। तो राष्ट्रीय महत्व की जितनी चीजें हैं
उसकी सुरक्षा किसका दायित्व है? सरकार का। किसका दायित्व है सर? बताइए, बोध गया मंदिर की सुरक्षा सरकार का दायित्व है कि नहीं है? हाँ है। बताइए, आप बताइए, केजीएस की सुरक्षा सरकार का दायित्व है कि नहीं है? राष्ट्रीय महत्व का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अपना केजीएस किसका है? राष्ट्रीय महत्व का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अरे राष्ट्रीय महत्व का नहीं, अकेले बैठे बैठे हम लोग पूरे इंडिया के फीस को कंट्रोल कर दिए। जबकि संसद के ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कोटा से चुनाव जीत के आते हैं। उनके सीधा ने उनके नाक के नीचे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शिक्षा का माफियागिरी अगर किया गया तो कोटा में किया गया। इतना फीस लिया गया कि बच्चा एक बार फेल हो जाता है तो सुसाइड करने पर मजबूर होता है, जबकि वो लोकसभा के अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री भी उनसे पूछ के खड़े होते हैं, वो बोल देंगे बैठिए तो बैठना पड़ता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री को बैठा सकते हैं कि बैठिए आपका समय खत्म हो गया, लेकिन अपने कोटा के कोचिंग माफियों को नहीं कंट्रोल कर सकते ओम बिरला साहब। तो हम क्या करेंगे वो पद लेके? किसी को भी भाई, आप पद पे बैठे, उस पद की गरिमा को समझो, पूरा देश को आप संभाल रहे हैं। तो आप बच्चे लोग भी पूछिएगा बिरला साहब से कि आपके यहाँ का कोटा वाला इतना लूटता है सब, इतना लूटता सब। वो तो अब हम लोग कोचिंग डाल दिए तो कोटा में तो हुआ यहाँ पे 17-18 हजार रुपया हॉस्टल का लेता था। कौन चीज नहीं सोच रहा तूने, में विद्यार्थी रह रहा है कि दामाद? 17 हजार कौन ची का लगता है? 20-20 हजार हॉस्टल का था। नहीं समझ में आ रहा है? 20 हजार हॉस्टल का लगता है। वो विद्यार्थी क्यों वहां पे हो रहा था? जबकि वो एरिया किसका है? ओम बिरला साहब का। सोचिए, जो इंसान, प्रधानमंत्री भी खड़े होंगे ना बोलने के लिए तो पहले उनकी अनुमति लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपका। और अगर वो बोल देंगे बैठिए तो बैठ जाएंगे। अगर वो बोल दिए कि आज आप डिसिप्लिन नहीं किए, एक बार अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया ओम बिरला कि आप संसद में नहीं घुस सकते हैं, तो संसद में बैठा कोई भी, चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, चाहे सरकार का हो या विपक्ष का हो, मंत्री हो, सामान्य सदस्य, कोई भी बाहर कर देंगे तो कर देंगे। संसद का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष। घुसने पर रोक लगा देगा, रोकना पड़ेगा। लेकिन कोटा में पूरा छूट है, जितना कोचिंग वालों को लूटना है लूट लो। नहीं समझ में आ गया? ओकरा से तो हम लोग पूरा कितना लोग का फीस आज देखिए बढ़ने देते हैं हम लोग? नहीं, सब जाके चमका देता है वहां पे। कितना फीस है? 5 रह दो, जात नहीं हम। नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़े। सर बिरला साहब घुसिया जाएंगे तो खुश होके कौन सी दे दिए बिहार को? वो खुशे होके क्या दे दिए कोटा को? मतलब आप बताइए, एक विद्यार्थी को क्या चाहिए? आप स्टूडेंट है, आपको क्या चाहिए? अच्छी पढ़ाई कम फीस में। उनसे पूछना चाहिए कोटा के इन लोगों को कि तुम लोग ये 2-2 लाख फीस कौन सी का लेता है बताओ। हमको तो डाउट होता है कि कहीं यही सब पेपरवा नहीं ना लीक करता है, क्योंकि 2-2 लाख फीस लेगा, हजारों बच्चों होंगे, इतना करोड़ आ जाएगा। जब करोड़ आएगा तो आपका आप लोअर से अपर क्लास में जाएंगे, उससे अपर क्लास में आएंगे, और पैसा आएगा और पैसा आएगा। धीरे धीरे आपका डीएम से दोस्ती होगी, कमिश्नर से दोस्ती होगी, मंत्री से दोस्ती होगी, धीरे धीरे आयोग में दोस्ती होगी, धीरे धीरे उसके बाद जब इतना करोड़ है, ये लीजिए ना जी, पेपर दे दीजिए हमको, यहां से हो गया। यहाँ पे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप ही को कोई कहेगा कि ला हम 10 करोड़ रुपया तो हम पेपर दे देते हैं नीट का, तो पास है ये नहीं है। अब तुमको देखिए कि वो नहीं बोलेगा कि किनिए नहीं पाएगा। कभी तुमसे कहेगा हेलीकॉप्टर खरीद लो? नहीं। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? राष्ट्रीय महत्व स्मारक की रक्षा करना है कि नहीं? किसमें? हाँ, नालंदा खंडहर की रक्षा 49। हाँ, किसमें रखना है? 49 में। बिहार का खंडहर यूनिवर्सिटी हो गया यहाँ पे। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर हो गया कि नहीं हो गया? पूरी तरह से खंडहर हो गया। हालांकि बिहार का सब यूनिवर्सिटी खंडहर है। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग रहेगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होगी? अलग अलग। अलग। ऐसे दू का मतलब ये 2 बार लिखना है।
3 को हो गया। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग रहेगी। क्या होता है ये? कार्यपालिका का मतलब होता है जितने मंत्री और अधिकारी हैं, ये क्या है? कार्यपाल। प्रधानमंत्री कार्यपाल, राष्ट्रपति, जितने मंत्री हैं, जितने आईएएस अधिकारी हैं, जितने आईपीएस हैं, एसएससी के जितने कर्मचारी हैं कार्यपाल, रेलवे के जितने कर्मचारी हैं, सैलरी उठाने वाले जितने लोग हैं कार्यपाल। ये कोनो गलती करेंगे तो इन्हें सजा कौन देगा? न्यायपाल। तो न्यायपालिका कंप्लीट अलग होनी चाहिए, उनकी वैकेंसी अलग निकलेगा, उनको कंट्रोल अलग होगा, सारा चीज अलग होगा। अगर जज लोग की वैकेंसी एसएससी से निकले, नहीं समझे, तो क्या करो, ही सुप्रीम कोर्ट का जज बना देगा। नहीं समझे? एसएससी देख रहे हैं ना, बागड़ बिल्ला के हाथ में है। अब तबाह कर देगा यहाँ पे। आप बताइए, क्या न्याय कोर्ट की वैकेंसी एसएससी से होती है? सुनते होंगे, कोर्ट का अपना वैकेंसी निकलता है, उसका सारा सिस्टम अपना खुद का है, सारा आयोग से लेके ए टू जेड अपना है। प्रमोशन देगा अपने हिसाब से, सैलरी काटेगा अपने हिसाब से, सारा सिस्टम कोर्ट का अपना है। आप कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकते, कोर्ट पे कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? न्यायपालिका अलग है कि नहीं? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होनी चाहिए। किरण रिजिजू जी थे, किरण रिजिजू जी मंत्री हैं भारत सरकार में, प्रधानमंत्री के पास बैठते, देखिएगा नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। वो कहते कि जजेस पे कोलोजियम सिस्टम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे ऐसे। जज नाराज हो गया सब, मोदी जी से नाराज हो गया सब। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रही तुम्हारा मंत्री ज्यादा कूद रहा है यार। मोदी जी भी कम होशियार ना, वो अपने कुछ थोड़े बोलते हैं, बोलना रहे कौन और से बोलवा देंगे। नहीं समझ में आ गया? तो मोदी जी खुद चाहते थे कि जजेज का कोलोजियम ना हो, लेकिन उस टाइम नहीं बोलते हैं, वो किरण रिजिजू को आगे कर दिए हैं। किरण रिजिजू मंत्री थे, बोलने लगे यहाँ पे, तो जज लोग कहा कि रुको, तरह बताओ तो नहीं, रुको। जज किया तो मोदी जी का 3-4 को फैसले रद्द कर दिया सब। ही लाए थे चंदा लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, कदे इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, अब बताओ कौन कौन लिया है। 3-4 को डिसीजन ऐसा ऐसा धनाधन डिसीजन दिया ना, ऐसा ऐसा डिसीजन, मोदी जी भाग गए कि एक चक्कर में भइल है। सुप्रीम कोर्ट का जज है, नहीं समझे, 2-4 को चमका दिया यहाँ पे, कल आदेश दे देगा कि इनकम टैक्स भरना पड़ेगा सरकार को अपने चंदा पे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? भरेंगे। और सबसे ज्यादा घाटा मोदी जी को क्या? 10,000 करोड़ है उनका तो पैसा। 10,000 करोड़ का कितना परसेंट जाएगा? 30%। तो सोचो 10,000 करोड़ का 30% कितना हो जाएगा? 3,000। एक झटके में उनको 3,000 करोड़ का टैक्स देना पड़ जाएगा, एक झटके में। और पास कर देगा कोई, ठीक है, ओके भाई, कहां जाइएगा आप? असंवैधानिक घोषित कर देगा। लोकतंत्र ना, विपक्ष कह देगा मानिए नहीं रहे, विपक्ष के पास कौन चाहिए? 150 करोड़ का 150-200 करोड़ है, कोनो का 400 करोड़, कहेगा ना हमरो जातो लेकिन उनका ढेर जैतो। नहीं समझ में आ गया? जैतो तो जैतो, लेकिन उनका ढेर जैतो। नहीं समझ में आ गया? हमारे घर में कुछ है चाहे नहीं है, पड़ोसी दुखी रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो यही वाला कल्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट 3-4 बार चमका दिया, किसको? मोदी जी। तो मोदी जी कहेंगे भाई किरण रिजिजू को कहेंगे तार मंत्रालय चेंज करे, बवाले करा दे तू। तो उनका क्या हो गया? मंत्रालय चेंज हो गया। बाद में किरण रिजिजू जी एक विवादित उसमें फंस गए कि उनके मीडिया ने पूछ दिया कि आप तो गाय खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो क्या मैं खाऊंगा, कोई रोकेगा क्या? तो फिर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि भैया जिसमें आप मंत्रिमंडल में बैठे हैं वो गाय का, खैर कोई गाय को नहीं बचाना चाहता, एक झटके में बच सकता है यहाँ पे, लेकिन नियम नहीं बनाते। मंत्री में बैठ के कोई कहेगा कि मैं खाता हूं, क्या कर लीजिएगा? जर्सी खा सकते हैं, नहीं समझे? जो हम 10 साल से जर्सी ये पाले थे, कह रहा है कि जर्सी माता नहीं, हम कह चाची को मान रहे थे। ऐसा थोड़े होता है, गाय गाय होती है, नहीं समझे? बाद में उनका एक विवादित बयान आ गया ना कि हम खाएंगे क्या करेंगे आप, समझे? तो कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। मोदी जी सोचे थे कि हम तो निशा
कंट्रोल करें तो जज सब कहा से ऐसे कैसे कंट्रोल कर देंगे आप कुंजी कर लेंगे। तो दोनों अब आज अभी क्या है बैलेंस बना के चल रहे हैं। आजकल देखिएगा सुप्रीम कोर्ट भी सरकार में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रही है और सरकार भी ज्यादा अब सुप्रीम कोर्ट का इधर उधर नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। तो कार्यपालिका न्यायपालिका किसमें अलग होना चाहिए 50। याद रखना सिंपल है 50-50। क्या करनी है 50-50। कार्यपालिका अलग न्यायपालिका अलग। आगे बढ़े। मिथुन सर मिथुन हम तो मिथुन पाले सर ले इसको भी सदमा लगा। गाय पाला होगा बाद में पता होगा ये तो मिथुन है। अब मिथुन का आगे मान के चले उसका लेडीज रहेगा तो उसका क्या नाम रखेगा आलिया भट्ट। आगे बढ़े। तो 50-50 समझ आ गया। 51 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन में भारत सहयोग करेगा और किसी भी विवाद को मध्यस्थता द्वारा मध्यस्थता का मतलब क्या होता है। मध्यस्थता का मतलब बीच बचाव समझौता से ही क्या करेगा सॉल्व करेगा। समझ में आ रहा है। बीच बचाव मध्यस्थता से ही क्या करेगा सॉल्व करेगा। आगे बढ़े। ये क्या कर रहा है दीपक यादव सर जो विद्यार्थियों का जीवन खा जाएगा उसको लिए गाय क्या चीज है। हाँ ये शिक्षा खराब करके आपका जीवन ने खा गया ये बात गलत नहीं है। आप लोग का जीवन खा गया आप लोग। आगे बढ़े। अब आप गौर करके देखिएगा मध्यस्थता का मतलब क्या होता है कि आपस अगर कोई विवाद होता है तो बीच बचाव करके सुलझा लेना है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ का सदस्य बना, नॉन ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट का सदस्य बना। भारत अलग अलग संगठनों का क्या बना है सदस्य बना। अलग अलग संगठनों का क्या बना सदस्य बना। किसके तहत 51 के तहत। किसके तहत 51 के तहत। आर्टिकल दूसरे किसी संगठन अंतर्राष्ट्रीय समझौता इत्यादि किसके तहत किया जाता है 51 के तहत। किसके तहत 51 के तहत। हम लोग दूसरे देश में यदि आतंकवाद वगैरह बढ़ता है तो हम लोग सेना भेजते हैं लोग। समझा गया। किसके तहत 51 के तहत। किसके तहत 51 के तहत। अमेरिका जो था ना किसी दुनिया को मारने के लिए यूएनओ बना दिया। उसको जिस देश को मारना रहता है उसको आतंकवादी घोषित कर देता है। कहता सब लोग मिलकर मारो इसको। तो सबसे बड़ा वही है उठा लाया राष्ट्रपति को किडनैप करके। जो है राष्ट्रपति को किडनैप करके उठा लाया। सीटिंग राष्ट्रपति गायब हो गए। है किसी में दम बोल दे। नहीं समझ में गया। पूरे भारत को बोलते हैं है नहीं। हमको एक भी नहीं समझ। इसके बावजूद अमेरिका ही नहीं कहता कि हम विश्व गुरु हैं। हम लोग यूनुसवा को नहीं उठा पा रहे हैं बांग्लादेश वाला। आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम एनी वन। नीति निर्देशक तत्व क्या हो गया समाप्त। नीति निर्देशक तत्व समाप्त। अब आप बताइए मूल अधिकार ज्यादा जरूरी है कि या नीति निर्देशक तत्व। हाँ जितने मूल अधिकार है ना आपके वो कभी ना कभी किसी दौर में किसी देश का नीति निर्देशक तत्व था। वो डीपीएसपी था। जैसे आज शिक्षा आपका मूल अधिकार है वो एक दौर था जो क्या था डीपीएसपी था। तो 86वां संशोधन हो गया ना तब ना मिल गया। तो जितने नीति निर्देशक तत्व हैं जितने आपके मूल अधिकार हैं वो एक दौर था जब आपका क्या था डीपीएसपी था। जब अंग्रेज शासन ना तो हमारा मूल अधिकार नहीं था डीपीएसपी था। क्या था डीपीएसपी था।
तो डीपीएसपी जो है वो मूल अधिकार का एक तरह का समझिए कि उसके बीज का काम करता है, वही आगे जाके क्या बन जाएगा डीपीएसपी। जैसे हमारा आर्टिकल 21 जीने का अधिकार है, कंट्रोडक्टरी कैसे हो जाता है? आर्टिकल 21 क्या है? जीने का अधिकार, जीने का अधिकार है। अब आप बताइए अगर देश में शराब बिकेगा तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है कि नहीं है? क्योंकि उसमें पर्सनल लिबर्टी है, जीने का अधिकार है। अब उसमें क्या कहता है? दारू पीने वाला कहता है सर नहीं, आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, शराब बंद करना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कैसे रे? कहा आर्टिकल 21 में कहा कि हम जैसे चाहे जी सकते हैं, तो हमको दारू पी के जीना है। नहीं समझ गया? तो उस सब का लॉजिक अलग है, शराब पीने वालों का लॉजिक देखोगे ना तो सबसे अलग लेवल का रहेगा। हाँ, पी लेगा शराब तो अपने आप को हिटलर द्वितीय समझेगा। अभी लॉज वगैरह में भी ना बच्चे सबको बड़ा बिगाड़ता है सभी सब। तो मिनर्वा मिल विवाद हुआ था, मिनर्वा मिल में मुकदमे में, मिनर्वा मिल मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाग 3 यानी मूल अधिकार और भाग संख्या 4 इन दोनों में बैलेंस करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बैलेंस करने की जरूरत है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, हेड टेल की तरह है। अगर किसी सिक्के में केवल एक और प्रिंट हो, दूसरी ओर प्रिंट ना हो, तो कोई वैल्यू है उसका? नोट में एक और प्रिंट है, दूसरे ओर नहीं है, एक और भले कितना अच्छा प्रिंट है, दूसरे ओर नहीं है, तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह हमारे लिए सिक्के के दो पहलू हैं, नीति निर्देशकता और मौल्य अधिकार। जैसे देश जब आजाद हुआ तो पंचायत नहीं था, पंचायत तो हुआ 1993 में, इधर 1993 में आप लोग के जन्म के बाद। 90-92 के हो गए तुम लोग? कब के हो तुम? 2006-7 के हो लोग? इतना छोट तो लेकिन लगता नहीं है तुम लोग। तो 1993 में, 1993 में पंचायत को पूरे देश में लागू किया गया था। उससे पहले वो डीपीएसपी था, आर्टिकल 40 में था। बाद में पंचायत को लागू किया गया 73वां संविधान संशोधन। अब दोनों में अंतर क्या है समझो। अगर कोई चीज डीपीएसपी में है और आप उसे मूल अधिकार बनाना चाहते हैं तो आपको एक संशोधन करना पड़ेगा, तो वो उठ के किसमें चला आएगा? मूल अधिकार। वो यहां भी रहेगा और किसमें चला जाएगा? साथ साथ मूल अधिकार। जैसे शिक्षा का अधिकार 45 में है, 86वां संशोधन कर दिए तो 21 के कौ में भी आ गया, 21 के कौ में आ गया। पंचायत 40 में है, संशोधन करिए तो 243 में भी आ गया। किसमें आ गया? 243 में, तो आ गया वहां पर पंचायत में। तो आप किसी भी मूल अधिकार में, अगर किसी भी डीपीएसपी को मूल अधिकार बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सिंपल है, क्या करना होगा? बस एक संशोधन कर देना होगा। भाग 4 से उठ के कहां चलाएगा? 3 में। अब नीति निर्देशक तो अगर मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे, सॉरी डीपीएसपी को, तो उसमें 3 कैटेगरी बांटा गया डीपीएसपी का। पहला है गांधीवादी। कौन सा है? गांधीवादी। कौन है? गांधीवादी। दूसरा है समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। और तीसरा है हाँ उदार बौद्धिक। हाँ वैदिक, वैदिक नहीं बौद्धिक होगा। बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल। वैदिक लिख दिया क्या? इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक। ये 3 प्रकार के क्या हैं? नीति निर्देशक तत्व हैं। जितनी भी कैटेगरी है 3 प्रकार। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप समझिएगा। ग्राम पंचायत उदारवादी सिद्धांत था या बौद्धिक मतलब इंटेलिजेंट लोगों का, बौद्धिक मतलब इंटेलिजेंट लोगों का। तो बताइए या गांधीवादी क्या था? गांधी, तो गांधीवादी था। उसी तरह से दुधारू पशुओं की हत्या पे रोक गांधीवादी था। उसी प्रकार से आप देखेंगे शराब पर प्रतिबंध गांधीवादी क्या था?
गांधीवादी था। क्या था? गांधीवादी। तो आपको इसका कोई नियम नहीं है, आपको अपने अनुभव से बताना पड़ेगा कि ये क्या है। तो पहला आपका लिस्ट दिया है गांधीवादी, उसमें देखिए पहला अनुच्छेद कौन सा है? 40। दूसरा 43 का, 43 का क से खरगोश, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी और सहकारिता। ख रहेगा तो सहकारिता। ख। इसके बाद 46, 46 में क्या है? SC ST। 46 में क्या है? SC। अभी बताइए गांधी जी SC ST के लिए क्या किए थे? हरिजन सेवक संघ गांधी ने ही बनाया था। इसके बाद 47, पोषाहार और नशीली दवाइयों पे रोक, शराब पे प्रतिबंध। किसका सिद्धांत था? गांधी। इसके बाद 48, कृषि पशुपालन और दुधारू जीवों की हत्या पर रोक। गांधी जी खुद ही हत्या के विरोधी थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे। गांधी जी अहिंसावादी थे ना? गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी। इसके बाद गांधी जी के समय पर्यावरण वगैरह की समस्या नहीं था। जब संविधान बना था ना, उस समय हवा पानी एकदम साफ था। और इधर ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और इतना ज्यादा प्रदूषण होने लगा। बहुत ज्यादा अपने देश में क्या हो रहा है? प्रदूषण, AQI लेवल वगैरह बिगड़ गया। खैर हम लोग का फेफड़ा ढीठ है, नहीं समझे? दिल्ली में तो और दिक्कत है बेचारा सबको, नहीं समझे? अब वहां के मुख्यमंत्री कही थी कि होटल में चूल्हा ना जलेगा, तंदूर नहीं जलेगा, प्रदूषण हो रहा है। नहीं समझे? अलग अलग नियम आ जाता है। तंदूर नहीं जलेगा तो प्रदूषण बंद हो जाएगा। कूल होटल वाला बमक गया सब। हम खाना कौन चीज बनाएंगे तब? गैस पर। तंदूर पे जो खाना बनता है, जैसे खमीरी रोटी बनाना है, तंदूर बनाना है, कई आइटम होते हैं जो तंदूरे पे बनबे करता है, तो बनेगा कैसे तंदूरी रोटी? बोलिए। हाँ, बाध्यकारी हो जाएगा। DPSP में संशोधन करके जैसे भाग 3 में लाएंगे, वो क्या हो जाएगा? बाध्यकारी। तुरंत उस पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या ले लेगा? एक्शन। पहले नहीं ले सकता था, अभी क्या कर लेगा? ले लेगा। जैसे संशोधन करके बाहर निकाले, DPSP के बाहर निकालेगी, तुरंत उस पर क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा। जैसे पंचायत, तुरंत उस पर क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा। किसी को दिक्कत? उदारवादी समझ में आ रहा है? गांधीवादी समझ में आ रहा है? अब देखते हैं समाजवादी। समाजवादी का मतलब ऐसी चीजें जो समाज के लिए ठीक है। किसके लिए ठीक है? बताए। इसमें महिला पुरुष को समान काम का समान वेतन दीजिए, ये समाज में इक्वलिटी के लिए है कि नहीं? लोक कल्याण के लिए महिला, ये तो महिला 39 है महिला पुरुष के लिए, लोक कल्याण की है 38 है ना? तो लोक कल्याण पूरे समाज को फायदा होगा। लोक कल्याण में फायदा किसको होगा? पूरे समाज। इसके बाद क्या रखेंगे? 39 स्त्री पुरुष को समान काम का समान वेतन। 40 भी रखेंगे, इसमें तो है नहीं। 40 का 39 से समझ जाएंगे, 39 भी है, 39 का क भी है, 39 का क भी है। समाज में यदि कोई अनपढ़ रह गया या पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कानूनी सहायता देना है तो दूसरा भी देंगे। 41 में क्या है भाई? समाज में कुछ लोगों को कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे वृद्धा, विकलांग, गरीब, प्रौढ़ शिक्षा, ये सब, ताकि समाज में उसका भी भला हो सके। राशन वाशन पे जो मिलता है ये सब किसके लिए? समाजवादी। राशन वगैरह जो मिल रहा है कौन सा है? समाज है कि नहीं? अच्छा, महिला कोई गर्भवती है तो समाज का कर्तव्य बनता है कि उसे प्रसूति सहायता दे। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे देखें।
43 का निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। अगर किसी को निर्वाह योग्य मजदूरी नहीं देंगे तो सरवाइव नहीं कर पाए, सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब सब लोग अभी तो सैलरी और बढ़ने वाला है, 1 अप्रैल से। किसी को दिक्कत तो बोलिए। 38 समझ में आ रहा है या 43 समझ में आ रहा है? और इसमें क्या होगा? 43 का क, उसके बाद 45। अब देखिए आपको कहेंगे कि तो दोनों में आ गया, क्यों नहीं आ सकता है दोनों में? समाज के लिए भी हो सकता है, गांधीवादी भी हो सकता है। तो 47 में गांधीवादी था कि आप शराब पे प्रतिबंध लगा दीजिएगा, और समाज के हिसाब से यदि शराब पे प्रतिबंध रहेगा तो समाज भी ठीक रहेगा, समाज में ये अच्छी बात नहीं है। अगर शराब अच्छा रहता तो इसको मतलब हर इंसान बाल बच्चा के साथ बैठ के पीता, नहीं समझे? तो क्या एक ही टाइप का दोनों में आ सकता है? अगला, ये दोनों में कॉमन हो गया। अब देखते हैं हम लोग उदारवादी। क्या देखते हैं? उदारवादी। उदारवादी यानी बौद्धिक, बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल, ये सोच समझ के लाया गया, इंटेलेक्चुअल आदमी ऐसा करेगा, समझे? इसमें कौन कौन आएगा? 44। देखो इस समान सिविल संहिता, सबके लिए विवाह शादी का कानून क्या रहेगा? बराबर। समान सिविल संहिता, विवाह और विवाह का कानून सबके लिए क्या रहेगा? हाँ, बराबर रहेगा। सबके लिए विवाह का कानून क्या रहेगा? बराबर। कोई किसी से विवाह कर सकता है, अंतर जातीय करना है तो अंतर जातीय कर ले, अंतर धार्मिक करना है तो अंतर धार्मिक कर ले, सारा चीज किस में आएगा? 44 में आएगा। सब किस में आएगा? 44। और जितना बूढ़ा आदमी है उसका कहना है ना बियाह शादी करा देता है, कैसन हो रहे करा दो, और उसके बाद कहेगा ना कि जल्दी जल्दी बाल बच्चा हो जाएगा, वहीं में उलझे रह जाएगा, जा नाच दिया, हो गया काम खत्म, अब कौन सी, अब आपका दूसरा जिम्मेदारी, अब आप उसको बेचारा छोटका लड़का में मोह माया में रह जाएंगे, वो बेचारा छोटा है, उस पर कोई आप, तो ये अलग लेवल का होता है। तो बौद्धिक जो था इंटेलेक्चुअल डिसीजन कि 44 रखो, स्त्री पुरुष के लिए समान काम के लिए, सॉरी सारे धर्मों के लिए, सारी जातियों के लिए विवाह कानून सब क्या रहेगा? एक जैसा। कैसा रहेगा? एक जैसा। 45 में देखिए 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसमें है? 45 में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये इंटेलेक्चुअल थिंकिंग थी। क्या था इंटेलेक्चुअल बौद्धिक? मतलब हम उसको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, इंजेक्शन वैक्सीन सब देंगे। ये किसमें है? 45। हाँ 45। तो ये बौद्धिक है। पर्यावरण की बात कौन करता है? इंटेलेक्चुअल आदमी। पर्यावरण 48 है। इसके बाद 48 का क, 48 का क, 49, 50, 51, ये सब इंटेलेक्चुअल आदमी का काम है। किसका है? इंटेलेक्चुअल आदमी। वही सोचेगा इंटरनेशनल बातें भी करना है। भाई बौका बौका को लेकर इंटरनेशनल से क्या मतलब होता है? अब जब गांधी को गरियाता होगा सर, वो गांधी को पढ़ता होगा सर तो कैसा लगता होगा, लेकिन वो गांधी को पढ़वे नहीं करता है, सुखी करो को पढ़ता तो गरियाता का है। नहीं समझे? किसी को दिक्कत तो बोलिए, याद रहेगा। अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 3 और भाग 4 एक है या अलग अलग है? अलग अलग है भाई। भाग 3 में क्या है? अब भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डीपीएसपी। अब दोनों की कल्पना देखते हैं हम लोग, क्या डिफरेंस है दोनों में। इसमें है आपका मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, इसमें क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपी ये कहां से आया? अमेरिका से। ये कहां से आया? यूएसए। ये कहां से आया? आयरलैंड। कहां से आया? आयरलैंड से। इसमें आर्टिकल 12 से लेके 35, इसमें 36 से लेके इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं? इसमें नहीं कर सकती है।
ये नैसर्गिक है, जन्म से मिल जाता है हमारा, हमको ये हर हाल में चाहिए। इसके पीछे संवैधानिक मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ये सरकार की इच्छा पे डिपेंड करता है, ये सरकार की मजबूरी है, हर हाल में आपको क्या करना है, करके दे देना है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में बेसिक अंतर ये होते हैं सब। लेकिन मिनर्वा मिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों में से किसी एक को बड़ा या किसी एक को छोटा करके नहीं देखा जाए, बल्कि दोनों का काम है एक दूसरे पे क्या करना, बैलेंस बनाना। दोनों का काम क्या है, बैलेंस बना। तो आपका आर्टिकल 36 से 51 तक हो गया नीति निर्देशक तत्व। किसी को दिक्कत तो बोलिए। हाँ, 21 के का और 45 में क्या डिफरेंस है? देखो बाबू, भाग संख्या 4 है, अभी हम आपको बताए भी थे, डीपीएसपी है। 36 से कहां तक आएगा? क्या इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यहां पावर चलेगा? नहीं चलेगा। अब आप बताओ, यहां पर इसी भाग में बोलता है 45 में कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या देना है, एजुकेशन देना है, यानी शिक्षा देना है। अब जब यहां बोला है तो हम शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं, तब इसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन जब देश की जीडीपी बढ़ी, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, तो इसके लिए कहा गया 86वां संविधान संशोधन। क्या किया गया? 86वां संविधान संशोधन, और इसे कह दिया गया 21 के क में। अब ये आर्टिकल 45 का डायरेक्शन कहां दे दिया गया? 21 के क में। अब अगर आपका एजुकेशन नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 21 के क के तहत। अब इसका वैल्यू नहीं रहा, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज छुपा हुआ है कि 0 से 6 तक यानी पैदा होते जो बच्चे हैं वहां पे, उसे भी संशोधन करके अगर 21 के क में जोड़ दे या ख में जोड़ दे तो उसका भी मतलब नहीं रहेगा। यानी जितनी चीजें आर्टिकल 5 4 में है डीपीएसपी में, अगर आप उसे पावरफुल बनाना चाहते हैं तो संशोधन करके उससे उसे बाहर निकालना पड़ेगा। संशोधन करके क्या करना पड़ेगा? जैसे बाहर निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट उसमें सुन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। और डीपीएसपी में सुप्रीम कोर्ट सुनबे नहीं करेगा, डीपीएसपी में सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ही नहीं समझे? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास टुमारो। जय हिंद।